हेलो क्लास, आज का हमारा टॉपिक है कॉइन्स एज अ सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत साधन के रूप में मुद्राओं का महत्व। यहाँ हम मुद्रा के महत्व पर बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि वास्तव में मुद्रा किसे कहते हैं। इसके लिए 3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिनमें पहली तो ये है कि सिक्का कोई भी हो वो किसी ना किसी धातु का ही बना होगा। वो धातु स्वर्ण भी हो सकती है, रजत भी हो सकती है, ताम्र भी हो सकती है। इसके अलावा उस धातु का एक निश्चित आकार होगा और उसका एक मूल्य निर्धारित होगा। और तीसरा जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा जरूरी है सिक्के को परिभाषित करने के लिए कि कोई भी सिक्का, कोई भी धातु का टुकड़ा जिसका एक निश्चित आकार प्रकार है, वो सिक्का तब तक नहीं कहलाएगा जब तक कि उसे किसी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा जारी ना किया गया हो। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। किसी भी सिक्के को परिभाषित करने के लिए इन तीनों ही बातों का पाया जाना बहुत आवश्यक है। अब आगे हम बात करते हैं कि सिक्कों के अध्ययन से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में कौन कौन सी जानकारियां हो जाती हैं। इनमें हमने सबसे पहले देखा कि हमें सिक्कों के अध्ययन से राजनीतिक जीवन के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है। राजनीतिक के साथ साथ इसका सामाजिक और धार्मिक महत्व भी है। इसके अलावा जिस समय सिक्का जारी किया जा रहा है उस समय की अर्थव्यवस्था के बारे में भी हमें सिक्कों के अध्ययन से पता चल जाता है। साथ ही साथ सिक्कों के अध्ययन से हमें कलात्मक गतिविधियों की जानकारी हो जाती है, ऐतिहासिक भूगोल के अध्ययन में सहायता मिलती है और भाषा और साहित्य के संबंध में भी हमें सिक्कों के अध्ययन से पता चल जाता है। तो यहाँ पर हम इन सभी पक्षों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल सिनेरियो पे या राजनीतिक महत्व जानते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो मुद्रा जिन जिन स्थानों से प्राप्त हो रही है, मान लीजिए किसी एक राजा के सिक्के हैं, वो एक विस्तृत भूभाग से प्राप्त हो रहे हैं, तो सिक्कों के प्राप्ति स्थान के आधार पे हम उस राजा के साम्राज्य विस्तार का अनुमान लगा सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ राजाओं के मध्य क्या संबंध है उसकी जानकारी भी हमें उनके सिक्कों से हो जाती है। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, कार्दमक वंश की मुद्राओं पर अगर हम देखें तो मुद्रा जारी करने वाले राजा का नाम और उसकी उपाधियां तो हमें मिलती ही है, साथ ही साथ राजा के पिता के नाम और पिता की उपाधियों का भी उल्लेख कार्दमक वंश की मुद्राओं पे हुआ है। तो इससे कई बार क्या होता है कि इन राजाओं की वंशावली निर्धारित करने में हमें बड़ी सहायता मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम कार्दमक मुद्राओं पर ही देखें तो जीवदामन प्रथम के काल से सिक्का जारी करने का वर्ष अंकित किया जाने लगा, अर्थात जिस वर्ष सिक्के को जारी किया गया वो तिथि उस पर अंकित की गई। तो इससे इन राजाओं की क्रमावली निर्धारित करने में बहुत सहायता मिल जाती है। कई बार तो कुछ विशिष्ट राजनीतिक घटनाओं के बारे में भी सिक्कों से ही जानकारी मिल जाती है। जैसे कि अगर हम देखें तो अगर गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करें तो समुद्रगुप्त ने लगभग अपनी सभी विजयों के बाद अश्वमेध का आयोजन किया था और इस अवसर पर उसने अश्वमेध प्रकार के सिक्के भी जारी किए थे, जो समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध का आयोजन का एकमात्र साक्ष्य कही जाती हैं। तो इस दृष्टि से समुद्रगुप्त की ये मुद्राएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि भारतीय इतिहास में बहुत से राजवंश हैं, जैसे अगर हम देख लें हिंद यवनों के बारे में या इंडो ग्रीक्स के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर हमें लगभग 40 से ज्यादा राजा रानियों के बारे में सूचना मिलती है, जिनमें से अधिकांश की जानकारी हमें सिर्फ उनके सिक्कों से ही मिल रही है। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि सिक्के का क्या महत्व है। यदि इन राजाओं की मुद्राएं ही नहीं उपलब्ध होती हमें, तो बहुत संभव है कि हमें इनके नाम के विषय में भी कोई जानकारी नहीं होती। तो ये तो है सिक्के का राजनैतिक महत्व। अगला है हमारा सोशल कंडीशन। सिक्कों के अध्ययन से हमें सामाजिक जीवन के बारे में किस तरह की जानकारी मिल जाती है, यहाँ पर इस पर बात करते हैं।
देखिए, सिक्कों के अध्ययन से हमें तत्कालीन समाज की जो वेशभूषा है और आभूषण है उसके बारे में पूरा पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए मुद्रा पर हम देखते हैं राजा रानी का मानवीय रूप से अंकन होता है और देवी देवताओं को भी दिखाया जाता है। तो देवी देवताओं ने और राजा रानी की वेशभूषा कैसी है, उन्होंने किस तरह के आभूषण धारण किए हैं, इन सब बातों का पता हमें सिक्कों से चल जाता है। जैसे अगर हम कुषाण मुद्राओं को देखें तो इन मुद्राओं पर राजा को मध्य एशियाई वस्त्राभूषण धारण किए दिखाया गया है। तो इससे हम ऐसा समझ सकते हैं कि कुषाण प्रभाव के कारण कम से कम उत्तर भारत में इस तरह की वेशभूषा लोकप्रिय हो गई थी। इसी तरह से अगर हम देखें गुप्त वंश की मुद्राओं को, विशेष रूप से इनकी आरंभिक मुद्राओं को अगर हम देखें तो इन पर राजा को इसी तरह के वस्त्र धारण किए दिखाया गया है। लेकिन समुद्रगुप्त के शासनकाल में जो जारी किए गए सिक्के थे उन पर राजा को कई बार धोती धारण किए भी दिखाया गया है। तो इससे क्या पता चलता है कि उस समय पुरुषों में धोती धारण करने की परंपरा एक बार फिर से लोकप्रिय हो गई। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें गुप्त काल के ही सिक्कों को तो वहां पर कई बार राजा के साथ साथ रानी का अंकन भी हुआ है, जबकि इसके पहले कभी भी भारतीय मूल के किसी भी राजवंश की मुद्रा पर रानी का अंकन नहीं मिलता है। तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि गुप्त काल में कम से कम समाज के उच्च वर्ग में तो स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, या अच्छी नहीं तो संतोषजनक तो थी ही थी। इसके पहले जब हमने अभिलेखों के महत्व पर बात की थी तो वहां पर भी हमने ये बात रखी थी, जहां पे गुप्तकालीन अभिलेखों से इस बात की जानकारी हो रही है कि वहां पर राजा के पिता के साथ उसकी माता के नाम का भी उल्लेख मिलता है। तो ये साक्ष्य ये पुष्ट कर रहा है कि गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति संतोषजनक थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं चंद्रगुप्त और कुमार देवी प्रकार का सिक्का, जहां पर राजा रानी का अंकन सिक्के पर एक साथ हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सिक्कों के अध्ययन से हमें आर्थिक दशा पर क्या पता चलता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको इस तरह से समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई राज्य सोने के सिक्के जारी कर रहा है, तो इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि उस राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, उसके पास सोने की मुद्रा जारी करने के लिए ये बहुमूल्य धातु उपलब्ध थी। साथ ही साथ मुद्रा की धातु का अगर हम रासायनिक रूप से परीक्षण करें तो उससे भी हमें आर्थिक दशा पर प्रकाश पड़ जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर शुद्ध धातु में मिलावट की मात्रा ज्यादा है तो बहुत संभव है कि उस मुद्रा को जारी करने के समय तक जो राज्य की जो आर्थिक स्थिति थी वो कमजोर हो गई थी और शुद्ध धातु के सिक्के जारी करने के लिए उसके पास मूल्यवान धातु पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थी, इसीलिए वहां पर मिलावट की मात्रा बढ़ने लगी। जैसे कि अगर हम देखें गुप्त काल में, तो गुप्त काल के अंतिम राजाओं द्वारा जो जारी की गई मुद्राएं हैं सोने की, उसमें मिलावट की मात्रा काफी बढ़ गई है। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि पतन के काल में गुप्त वंश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। साथ ही साथ इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यदि किसी राज्य द्वारा केवल तांबे के सिक्के जारी किए जा रहे हैं तो वहां पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, अर्थात उस राज्य की आर्थिक संपन्नता पर संदेह किया जा सकता है। तो इस तरह से सिक्कों का जो परीक्षण है उससे हमें किसी राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं रिलीजियस सिग्निफिकेंस पर। सिक्कों के अध्ययन से हमें क्या धार्मिक रूप से जानकारी मिल रही है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सामान्य रूप से मुद्रा के पीछे की ओर किसी देवता का या तो मानवीय अंकन होता है, या तो प्रतीक के रूप में उनका दिखा दिया जाता है, या तो पशु रूप में उनका अंकन मिल जाता है। अब मुद्रा के पृष्ठ भाग पर किस देवी या देवता का अंकन मिल रहा है, ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि जिस राजा ने सिक्का जारी किया है वो व्यक्तिगत रूप से किस धर्म को मानता था। तो इससे हमें राजा के व्यक्तिगत धार्मिक भावना पर भी जानकारी प्राप्त हो रही है। इसके अलावा इसको ऐसे भी समझ लीजिए जैसे हिंद यमन राजा यूनानी मूल के थे, तो यूनानी देवताओं की उपासना करते होंगे वो,
और अगर हम उनके सिक्कों को देखें तो वहाँ पर हमें यूनानी देव समूह का अंकन हमें देखने को मिलता है। जैसे अगर हमने देखा यूनानी देवताओं में जेउस का अंकन मिल रहा है, पोसाइडन का अंकन मिल रहा है, हेराक्लिस का अंकन मिल रहा है। देवियों में अगर हम देखें तो यूनानी देव समूह की जो देवियां हैं उनमें एथीना है, नाइके है, डेमीटर है। तो इन देवताओं की सिक्के पर अंकन हमें हर जगह हिंद एवं शासकों की मुद्रा पर देखने को मिल रहा है। तो इससे हमें इनके धार्मिक भावना का पता चल जाता है। इसी तरह से अगर हम हिंद यवनों में ही देखें तो मेनेंडर नाम का एक राजा हुआ जिसका हमें झुकाव बौद्ध धर्म की ओर देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम आगे देखते हैं। ये देखिए मेनेंडर का ये सिक्का जो सबसे ऊपर है, इस सिक्के के एक और चक्र का अंकन है। तो इस चक्र की पहचान बौद्ध धर्म चक्र से की गई और ये अनुमान लगाया गया कि मेनेंडर बौद्ध धर्म को मानता था। इसी तरह से अगर हम देखें अगला सिक्का, ये गुप्त सम्राट कुमारगुप्त का है जिसके ऊपर कार्तिकेय का अंकन है। कार्तिकेय का अंकन है। कई बार कुमारगुप्त के सिक्कों पे हमें कार्तिकेय को मोर के ऊपर बैठे दिखाया जाता है, कई बार सिर्फ मोर का ही अंकन मिलता है, और कभी कभी राजा अपनी प्रजा के धार्मिक विश्वास को आदर करते हुए भी अपने सिक्कों पर उन देवताओं को स्थान दे देता था जिनकी उपासना उसकी प्रजा में लोकप्रिय थी। तो इससे हमें इसका अध्ययन करके हमें राजा के धर्म के बारे में और उसकी धार्मिक सहिष्णुता के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है। जैसे अगर हम देखें कुषाणों में तो कनिष्क प्रथम और हुविष्क के सिक्कों पर ईरानी, मध्य एशियाई, पश्चिम एशियाई, ग्रीको रोमन और भारतीय देव समूह के अनेक देवता का अंकन देखने को मिल रहा है। तो कुषाण राजाओं के सिक्कों पे जो देवी देवताओं के अंकन की विविधता है, इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं कि ये राजा धार्मिक रूप से काफी सहिष्णु थे, क्योंकि इनके सिक्कों पे हमें भारतीय देव समूह के देवता भी मिलते हैं, यूनानी देव समूह के भी मिलते हैं, पश्चिम एशियाई और मध्य एशियाई भी मिलते हैं। जबकि अगर इनकी तुलना में अगर हम देखें हिंद यवन राजाओं की मुद्रा पर, तो वहां पर हमें हर जगह यूनानी मूल के देवी देवता ही देखने को मिलेंगे। बहुत कम ऐसे सिक्के हैं जहां पर कुछ भारतीय देव समूह के देवता हो गए या कुछ प्रतीक ऐसे हैं, जैसे बौद्ध धर्म चक्र हो गया या फिर स्तूप हो गया। इसके अलावा एगथोक्लिस के सिक्के पे कृष्ण बलराम हैं। तो इसका जब हमने गहराई से अध्ययन किया तो इससे पता चलता है कि हिंद यवनों ने अपने सिक्के पर उन्हीं देवी देवताओं को स्थान दिया, भारतीय धर्म के देवी देवताओं को स्थान दिया जो उनके देवी देवता से कार्यों में और लक्षणों में समानता रखते थे। इसके अतिरिक्त उनके सिक्कों पे हमें हर जगह यूनानी मूल के देवी देवता ही देखने को मिल रहे हैं। तो इससे अगला है हमारा आर्टिस्टिक, लिंग्विस्टिक एंड ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह हमें सिक्कों के अध्ययन से कलात्मक गतिविधियों की जानकारी मिलती है, भाषा शैली संबंधी क्या क्या जानकारी मिल जाती है, और ऐतिहासिक भूगोल के अध्ययन में किस तरह से मुद्राएं सहायक हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो जब हमने बात की सिक्कों के धार्मिक महत्व पर, तो हमने देखा कि सिक्के के पृष्ठभाग पर सामान्य रूप से देवी देवता का अंकन होता है। इन देवी देवताओं को उनके पूरे लक्षणों को ध्यान में रखते हुए चित्रित किया जाता है। इस तरह का जो चित्रण है वो प्रतिमा विज्ञान के अंतर्गत आता है, अर्थात देवी या देवता के हाथों में क्या है, अर्थात उनके आयुध कौन कौन से हैं, उनकी मुद्रा कैसी है। तो इस दृष्टि से प्रतिमा विज्ञान के अध्ययन में भी हमें सिक्कों से जानकारी मिल जाती है। साथ ही साथ सिक्के पे जो लेख अंकित किए गए हैं उस लेख की भाषा क्या है, उसकी लिपि क्या है, तो भाषा साहित्य संबंधी जानकारी भी हमें सिक्कों से पता चल जाती है। इसके अलावा सिक्के का निर्माण किस तकनीकी से हुआ है, छापे से बना है या ठप्पे से बना है, उसकी जानकारी भी हमें सिक्कों के अध्ययन से हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें सिक्कों के अध्ययन से ऐतिहासिक भूगोल को समझने में भी काफी मदद मिलती है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर हम इसे समझ सकते हैं। पतंजलि के महाभाष्य में माध्यमिका नामक एक स्थान का उल्लेख मिलता है, लेकिन उसकी पहचान ज्ञात नहीं थी। बाद में जब हमें चित्तौड़ के पास नगरी नाम के एक स्थान से एक तांबे की मुद्रा उपलब्ध हुई,
उस पे हमें लेख लिखा हुआ मिला, मजमिकाय सिवि जनपदस। मजमिकाय सिवि जनपदस, इसका अर्थ है माध्यमिका के शिवि जनपद। अर्थात इस मुद्रा पर माध्यमिका के उल्लेख के आधार पर महाभाष्य के माध्यमिका की पहचान चित्तौड़ के निकट नगरी नामक स्थान से की गई, जहां से ये सिक्का हमें उपलब्ध हुआ है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि सिक्कों का अध्ययन न सिर्फ राजनीतिक इतिहास को समझने के लिए जरूरी है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, भाषा साहित्य संबंधी कलात्मक गतिविधियों को समझने के लिए और भौगोलिक अध्ययन में भी सिक्कों से हमें महत्वपूर्ण जानकारियां मिल जाती हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि मान लीजिए हमें कोई जानकारी किसी और साक्ष्य से नहीं मिल रही है, ऐसे में हमें सिर्फ सिक्के से ही उस तरह की जानकारी, कोई अनोखी जानकारी मिल गई, तो इस दृष्टि से सिक्के का अध्ययन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमें किसी और सोर्स से किसी राजा के बारे में कोई जानकारी मिली, लेकिन कोई ऐसी सूचना जो उस सोर्स में नहीं मिल रही है वो हमें यहाँ पे मिल जा रही है, तो इस दृष्टि से भी सिक्के का बड़ा महत्व होता है। और कई बार सिक्का पुष्ट करने वाले साक्ष्य के रूप में भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमें किसी अभिलेख से किसी तरह की कोई जानकारी मिली और बाद में उसकी पुष्टि सिक्के से भी हो जाती है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो सिक्के का अध्ययन भारतीय इतिहास के स्रोत साधन के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो ये थी मुद्राएं। थैंक यू।